ये पूरा जो एरिया है ये किनके राज्य में आता था? अशोक के राज्य में, ठीक है। अशोक जो बैठते थे वो जगह कौन सी थी? मगध। कौन सी जगह थी? मगध। मगध के अंदर उनका जो है सिंहासन लगा हुआ था कि भाई अपने वहाँ यहाँ से पूरा हैंडल करते थे। अशोक जो थे उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना आपने? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी देखा होगा, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कौन? अशोक, ठीक है। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। तो अशोक जो है, अशोक के पिता कौन? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार के पिता कौन? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त क्या हो गए भाई इसके? अशोक के क्या लगते हैं? दादाजी, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त का साम्राज्य ठीक ठाक था। चंद्रगुप्त का उत्तरी पूरा जो भारत है, उत्तरी भारत पूरा ये उनके साम्राज्य में आता था। लेकिन अशोक के साम्राज्य में उत्तरी भारत ही नहीं, साउथ पूरा श्रीलंका तक, इधर उधर पाकिस्तान, इधर म्यांमार, भूटान, ये नेपाल वेपाल वगैरह सब उसी में आते थे। इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य था। लेकिन यहाँ इस एरिया के अंदर एक जगह पड़ती है, इस समय का जो उड़ीसा है ना, हाँ, उस समय का क्या था? कलिंग। क्या था? कलिंग। अभी क्या बोलते हैं अपन इसको? उड़ीसा। उस समय क्या कहते थे? कलिंग। इतना बड़ा उनका साम्राज्य होते हुए भी ये इलाका, इतना छोटा सा इलाका उनके साम्राज्य में नहीं था। उनको मन में यह बात जो है चुभती थी कि भाई यार मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, यहाँ इधर उधर पूरा फैला हुआ, लेकिन ये साले ये नमूने नहीं मान रहे, ये मेरा अधीन नहीं होने चाह रहे, ये मेरी बात नहीं मान रहे। सेम वैसे ही जैसे अकबर हिंदुस्तान का राजा था, बादशाह था, तब मेवाड़ रियासत को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान पर उसका क्या था? राज था। तो सेम हुई कहानी यहाँ पर घटी है, ठीक है। तो ये कलिंग जो है ये यहाँ पर अधिकार करना चाहता है अशोक फिर अपने यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह भिजवाता है उड़ीसा के अंदर। उस समय जो राजा था कलिंग का, वो क्या उसका नाम था? नंदराज। क्या नाम था? हाँ, नंदराज के पास मैसेज भिजवाया जाता है कि भाई तू जो है हमारे अधीनता स्वीकार कर ले, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा रहेगा कि भाई अब पूरा मेरा हो गया इलाका। नंदराज मना करता है, नहीं, लड़ना तो लड़ ले भले, मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा, मना कर दिया साफ साफ। तो अशोक बोलता ठीक है युद्ध कर लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब नंदराज के पास जो सैनिक है वो है 25,000। कितने हैं? साहब के पास पूरा भाई इतने बड़ा साम्राज्य का राजा है, लाखों की संख्या में सैनिक खड़े हैं, और इधर 20 से 25,000, मैक्सिमम 25,000 तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे 15 से 20,000 ही आते हैं डाटा, लेकिन खास तोड़ के 25,000 मान लो कि इधर उधर कर कुरा के कितने सैनिक हैं? 25,000। और उधर अशोक के पास अनंत, मतलब कि ऐसे देखा तो नज़र जहाँ तक जाए उतने सैनिक है, मतलब लाखों की संख्या में, कम से कम 8-9 लाख सैनिक है। कितने? 8-9 लाख इतने सैनिक है, और इधर 20 से 25,000। ये कन्फर्म है कि युद्ध होगा तो खात्मा होना है पक्का, लेकिन फिर भी ये बंदा मना कर देता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, तेरे मनमावजी कर, लड़ना हो तो लड़ ले भले ही। अशोक कहता है कि पागल है क्या, क्यों मरना चाह रहा फालतू, क्यों अपने लोगों को मारना चाह रहा है, अधीनता स्वीकार कर ले। फिर भी मना कर देता, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि भाई अशोक कहता है कि ठीक है हमला करो, फिर युद्ध होगा, चलो सेना लेके। तो कहते हैं कि अशोक जो थे उनका एक मंत्री था, वो मंत्री कहता है कि भाई ये जो इलाका है ना कलिंग, आपके जो पिताजी थे, दादाजी थे, उन्होंने भी कभी यहाँ पर हमला नहीं किया। उन्होंने इधर हमला किया था, इधर भी हमला किया, चारों तरफ हमला किया था, लेकिन कभी इस जगह पर हमला नहीं किया। इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है कि यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ा कुछ अलग तरीके का है रवैया, मतलब उनकी भावना एक अलग तरीके से, ये जगह नहीं है, एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा। यहाँ के लोग थोड़े मतलब ज़्यादा ही साफ मन के, कुछ ऐसे समझ लो आप। तो इसीलिए आपको हमला नहीं करना चाहिए, शायद हमें उल्टा पड़ जाए। यहाँ के लोग थोड़े अजीब से हैं, तो ना करो तो अच्छा है। आपके पिताजी दादाजी ने कभी हमला नहीं किया था। अशोक कहता है पागल है क्या तू, हमारे पास इतने सैनिक हैं, उनके पास 20-25 हज़ार सैनिक, और तू डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है ऊपर से कि लड़ना नहीं है। क्यों लड़ना? नहीं लड़ना भाई, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कन्फर्म है। तो अशोक उसकी बात नहीं मानता। अशोक कहता है अपना हमला करेंगे। अब जब नंदराज को पता चलता है कि अशोक आने वाला अपने सेना लेकर, युद्ध होगा भयंकर, और नंदराज को ये भी पता है कि युद्ध होगा तो मरना फिक्स है, चाहे जो भी युद्ध में उतरे अपनी तरफ से उसका मरना फिक्स है, कोई नहीं बचा सकता उसे। अब कहते हैं कि भाई जैसे ही अशोक सेना लेके आता है, उससे पहले मैसेज भेजा जाता है कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, आप तैयार रहें। नंदराज अपने जितने भी मंत्री वगैरह थे, सैनिक वैने सेनापति थे, उन सबको बुलाता है, बढ़िया पार्टी वार्टी देता है। पार्टी वार्टी देने के बाद नंदराज फिर अच्छी बातें कर रहा था पहले तो, फिर अचानक से मूड बदलता है नंदराज और कहता है कि भाई तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ जो है कुर्बान किया है, बहुत सेवा की थी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ।
तुम्हारी सेवा के लिए मैं धन्यवाद बोलूँ वो भी एक छोटा शब्द है, लेकिन अब तुम सब लोग ये राज्य छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्री बोलते दिमाग खराब किया आपका, अभी अशोक आ रहा, सेना लगे, लड़ाई होगी, पर आप कह रहे हो कि हम छोड़ के चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो धनराज बोलता है कि भाई देखो, मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा स्वाभिमान मुझे इस चीज़ की स्वीकृति नहीं देता है, लेकिन भाई तुम क्यों मर रहे हो, मैं तो मरूंगा फिक्स है, तुम मत मरो, तुम अपने काम छोड़ के जाओ यहाँ से, मैं मेरे लड़ लूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन एक लड़ते हुए शहीद होऊंगा। तो कहते हैं कि भाई सेना की वैनिक जो होता है सेनापति वगैरह, वो कहते हैं कि ये गलत बात है, देखो इतने दिन तक तो हम आपके साथ थे, अब लड़ाई के टाइम पे आपको छोड़ के चले जाए, आपका स्वाभिमान तो हमारा नहीं है क्या, आप इंसान हो तो हम इंसान नहीं है, हमारे पास जमीर है। तो भाई तो धनराज बोलता ठीक है, तुम्हें इतना ही कर रहा है तो चल कट रही है मरने की, तो ठीक है। अब भाई वो कहते हैं चलो अपन लड़ लेंगे, सेनाओं को बोल दो कि तुम चले जाओ। तो सेनाओं के पास सेनापति जाते और कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम सब जो है छोड़ छाड़ के राज्य कोई और चले जाओ, अशोक की अधीनता स्वीकार कर लो, अशोक तुम्हें अपनी सेना में शामिल कर लेगा, तुम सब बच जाओगे, बाकी मरना पड़ेगा। तो सेना भी सेम बात बोलती है कि भाई अच्छा तुम सब मरो, हमारा राजा मरने जा रहा है और हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और हम भले मर जाएं लेकिन लड़ेंगे। अब जब ये बात जनता को पता चलती है, तो उस समय कलिंग के अंदर कम से कम 9 लाख 10 लाख के आसपास पब्लिक थी टोटल। जनता को जब ये बात पता चलती है तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सारे कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, हमारा राजा मरने के लिए जा रहा है, लड़ने के लिए जा रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, तो हम क्यों पीछे हटेंगे, हम भी लड़ेंगे। कहते हैं कि लोग जो आत्माएं वो लेके चल दिएगी, जिसके हाथ में पत्थर आ गया पत्थर ले लिया, मैं इससे मार दूंगा। कोई भाई कुल्हाड़ी आ गई तो कुल्हाड़ी लेके निकल लिया, जो भी आत्माएं वो सब सारी चीज़ें लेके निकल लेंगे, हम लड़ेंगे। और कहते हैं कि सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, अब कम से कम 5-6 लाख लोग इकट्ठे हो गए। सेना कितनी थी, 25,000, सेना 25,000 ही है, बाकी क्या है सारी पब्लिक है, जिसमें छोटे बच्चे भी है, लुगाइयाँ भी है, बुजुर्ग व्यक्ति भी है, बाकी जो भी लोग हैं वो भी है। अब जब अशोक कहते हैं कि सेना लेके आता है कलिंग के बॉर्डर पर और देखता है कि अब और इतनी सेना, इतने लोग खड़े हैं, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि इतने कहाँ से आ गई। कि भाई गुप्तचर तो ये कह रहे थे कि इनके पास तो 15 से 20 हज़ार सैनिक है, ये इतने कहाँ से आ गई। वो अपनी सेना को भेजता है जो सैनिक थे उनको कि भाई देखो कितने लोग खड़े हैं। वो चेक करते हैं कि वो कहते हैं भाई साहब जितनी सी दूर जाओ उतने ही लोग खड़े हैं, तो भयंकर है, अनगिनत है, गिन भी नहीं सकते इतने लोग हैं। तो अशोक कहता है यार, लेकिन फिर वो देखता है गौर से कि छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं लड़ने के लिए आ रखे, पत्थर लेके, और बच्चे कह रहे हैं कि ला वो तो लड़ना है ना, ला तेरे पत्थर मारो तेरे है, लड़ने के मन में आ रही तेरे, आजा तेरे को मैं कूट दूंगा। इस प्रकार थोड़े जोश में, मतलब भावुक हो गए सब, एकदम इमोशनल। अब कहते हैं कि भाई अशोक की जो सेना वेना थी वो मना कर देती है, हम नहीं लड़ पाएंगे यार, इन बच्चों से कैसे लड़ सकते हैं, हम सैनिक हैं, वेल ट्रेंड है, हमारा जो निर्माण हुआ है, हमें जो इस चीज़ के लिए तैयार प्रिपेयर किया गया है वो युद्धों के लिए किया गया है कि सेना होगी, सेना से लड़ना है, मैं बच्चों महिलाओं से इनसे लड़ेंगे क्या। मना कर दिया अशोक, हम नहीं लड़ेंगे। अशोक कहता है कि यार ऐसे मत करो यार, मेरा मन तो मेरा ही नहीं कर रहा लड़ने का, जाओ तो मत, कम से कम कोई बात करते हैं। तो कहते हैं कि वापस मैसेज भेजते हैं किसको, नंदराज को, कि भाई तारा आता जोड़ी है, आता जोड़ी क्या। अशोक सीधा से ये कहता है तारा पैर पड़ा मैं, तुम भाई मान जा, अधीनता स्वीकार कर ले, हम लड़ना नहीं चाहते तेरे से, बस तू इतना कह दे कि हम अधीनता स्वीकार कर रहे, तेरा राज्य का राजा तू ही रहेगा, तेरा राज्य तेरे अधीन रहेगा, हमें नहीं चाहिए तेरा राज्य वैसे, बस तू ऐसे मान ले कि तू हमारे अधीन है, इतना मानना है बस। ये नहीं कि तेरा राज्य छीन लेंगे, तुझे निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तू तेरे राज्य का राजा रहेगा, लेकिन तू केवल अधीनता स्वीकार कर ले। नंदराज बोलता नहीं नहीं साला भले मर जाएंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। अशोक कहता है अब क्या करें बताओ, इसका नहीं मानेगा ये। अशोक कहता है ठीक है, हम लड़ाई होगी, अब क्या कर सकते हैं। कहते हैं जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे जाते हैं। लास्ट में कहते हैं कि अशोक की सेना के जो लोग हैं ना, मारना बंद कर दिए थे, धक्का मार रहे थे बस केवल उनको कि सालों चले जाओ, अब तो चल जाओ, कितने मरोगे तुम लोग। अशोक ये सोचता है कि ऐसा करते हैं, थोड़ा लड़ते हैं, 1000-1500 मरेंगे, ये लोग तो नॉर्मल लोग हैं, इन्होंने खून खराबा कब देखा होगा 15-20, 1500, 200, 2000 लोग मरेंगे, डर के मारे कुछ वैसे ही भाग जाने, लेकिन वो भागे मरेंगे, साला यही मरेंगे। कहते 1 लाख पब्लिक मारी जा चुकी थी, लास्ट में उनकी सेना धक्का मार रही थी कि अब सब मरोगे क्या सालों, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं लड़ेंगे लेकिन मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। तो कहते ही फिर अशोक को युद्ध रोकना पड़ा कि रुक जाओ रे, अब नहीं लड़ना है। अशोक जब वो रक्तपात देखता है कि छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें कटी पड़ी है, बुजुर्ग लोगों के हाथ कटे पड़े, महिलाओं की टांगे गर्दन, मतलब पब्लिक जो सामान्य पब्लिक है वो मरी पड़ी है। ये युद्ध कलिंग का, ये युद्ध अशोक को फिर अच्छा राजा बनाता है।
वो जब अशोक ये सारी चीज़ें देखता है तो अशोक का मन एकदम क्या हो जाता है, बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक का। फिर अशोक कहता है कि आज से नरसंहार बंद। अशोक उसी में अपनी तलवार फेंक देते हैं कि मैं आज से तलवार वापस हाथ में नहीं लूँगा। अब अगर मैं राज्य चलाऊँगा तो केवल अहिंसा के द्वारा चलाऊँगा, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। महात्मा गांधी का नारा था ना कि अहिंसावादी बनो। कितने ही साल पहले ये नारा किसने दिया था? अशोक ने दे दिया था कि अहिंसावादी बनो। कहते हैं फिर अशोक ने अपनी गलतियाँ, अपने क्या क्या सुधार करने चाहिए, वो सारी चीज़ें शिलालेखों पे लिखवाई थी, पत्थरों के ऊपर। ये पत्थरों से ही जानकारी मिली थी कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, ठीक है, ताकि आते आते जो लोग हैं उन चीज़ों को पढ़ें और वो सीखें। अशोक ने सारी चीज़ें लिखी कि भाई मैं पहले ऐसे था, इतना ख़राब था, फिर मैंने ये सब सारी चीज़ छोड़ी, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसे बनो, ऐसे ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है आपको, सब कुछ उसमें पत्थरों के ऊपर लिखा। अब आते जाते लोग पढ़ते, फिर जो है लोगों में सुधार हुआ, फिर लोगों को पता चलेगा अशोक अब बदल चुके हैं। कहते हैं फिर अशोक खुद जनता के बीच में जाते थे, उनकी मसलों को सुनते थे, उनके मसलों को सॉल्व करते थे। मतलब उन्होंने बिल्कुल ही हिंसा बिल्कुल ही छोड़ दी थी। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, बौद्ध के भिक्षु बन गए थे। और जो सेनापति जो लड़ने के लिए मना कर रहे थे ना पहले कि हम नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ सकते बच्चों से, तो लड़ाई तो की थी उन्होंने भी। कहते हैं कि बहुत सारों ने तो फिर आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए इस चीज़ से कि भाई हमने बच्चों को मारा है, हमने बुजुर्ग लोगों को मारा है, हमने महिलाओं को मारा है। ये चीज़ें उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी, तो कहते हैं वो डिप्रेशन में चले गए थे बहुत सारे। तो बहुत सारे ने आत्महत्या कर ली डिप्रेशन के चक्कर में, ठीक है। और कुछ एक जो उनके पास आते हैं अशोक के पास और कहते हैं कि आपकी वजह से हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, आप अगर नहीं कहते युद्ध के लिए तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, हम जी नहीं पा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस बच्चे को, जिस बच्चे को मैंने काटा है, उसकी उम्र भी शायद इतनी रही होगी। मतलब अजीब सा लग रहा है, आप बताओ क्या करें। अशोक कहता है कि भाई गलती होनी जो हो गई, मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद अपन युद्ध नहीं करेंगे, जो भी मसला होगा अपन बैठ के सुलझाएंगे, कोई भी युद्ध नहीं करेगा। अब होना तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, मरने जो मर गए। तो ये जो कलिंग का युद्ध था, ये अशोक को फिर एक हिंसावादी राजा से क्या बना देता है, हिंसावादी राजा एक धर्म परपेक्स राजा बना देता है कि जो धर्म के पक्ष में बात करेगा, धर्म से बात करेगा, काट पीट एकदम बंद, ठीक है। तो तुम भी अशोक से सीखो कि अपन को हिंसावादी नहीं बनना है, अहिंसावादी बनना है, ठीक है। वो अहिंसावादी बने, इसलिए आज अपन पढ़ रहे हैं, उनको महान मान रहे हैं। अगर वो अहिंसावादी नहीं बनते तो चंगेज खान की तरह, औरंगजेब की तरह गालियाँ पड़ती नहीं पड़ती, इतिहास को भी गालियाँ निकालते, ठीक है।